नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खैरताबाद में हिंदी प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। आज के इस वीडियो लेसन में महान कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का परिचय प्राप्त करेंगे। अब देखिए, नाम बहुत बड़ा नाम है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। उसके बाद देखिए अज्ञेय। अब देखिए, ये अज्ञेय जो है ये कोई जाति या फिर किसी यानी किसी इसका नाम नहीं है, परंपरा का। कहा जाता है कि इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। कहा जाता है कि एक दिन प्रेमचंद के पास, जो उस समय हंस पत्रिका के संपादक थे, ये कहानी आती है। जो व्यक्ति कहानी देकर गया था उसने कहा होगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, लेकिन उसे याद नहीं रहा। यही बात उसने प्रेमचंद को बताई। कुछ अज्ञेय सा नाम था। उन्होंने प्रेमचंद को सुझाया कि यह कहानी अज्ञात नाम से छाप देंगे। तब प्रेमचंद ने कहा, अज्ञात क्यों, अज्ञेय नाम से ही छाप देते हैं। तब से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय नाम से ही अपनी रचनाएं प्रकाशित कराने लगे और वह अज्ञेय नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। तो कहा जाता है कि उनकी जो कहानी थी, तो उस कहानी पर अज्ञेय नाम से कहानी छपी थी और फिर बाद में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने अज्ञेय नाम से ही अपनी रचनाएं करने लगे और फिर वह अज्ञेय नाम से ही प्रसिद्ध हुए। तो ये अज्ञेय नाम के साथ जुड़ने की छोटी सी कहानी है। और वैसे देखिए, इनका नाम इनके पिताजी का नाम हीरानंद शास्त्री था, लेकिन बाद में कुछ यज्ञोपवीत या कुछ ऐसा कुछ संस्कार करने के बाद कहा जाता है कि वात्स्यायन नाम जुड़ गया। पहले तो हीरानंद शास्त्री था, तो सच्चिदानंद शास्त्री रहता, लेकिन बाद में देखिए कुछ यज्ञोपवीत कुछ ऐसा कुछ होता है शायद ब्राह्मणों में, तो वो करने के बाद फिर वात्स्यायन नाम भी जुड़ गया, फिर अज्ञेय नाम भी जुड़ गया। अब ये सारी बातें देखिए इनके साथ है। तो ज़्यादातर देखिए अज्ञेय नाम से ही प्रसिद्ध है, क्योंकि अज्ञेय देखिए बोलने में भी स्पष्ट है और सरल है। और ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, यानी काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है। खैर जो भी हो, अज्ञेय को प्रयोगवादी कविता के जनक और नई कविता के सूत्रधार माना जाता है। तो ये हो गया देखिए सच्चिदानंद हीरानंद की संक्षिप्त परिचय। हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए स्लाइड में, यहाँ पर देखिए 6 बिंदुओं के द्वारा मैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को समझाने का प्रयत्न करूँगा। अब इसमें देखिए बिंदु नंबर 1 है जन्म। अब देखिए इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी। देखिए इनका जन्म हुआ है 7 मार्च को और वर्ष है 1911। तो ये देखिए परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये आप लोगों को याद रख सके, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हूँ। अब ये हो गया उनका जन्म। अब आगे बढ़ते हैं। अब उनका जन्म स्थान, यानी उनका जन्म किस स्थान पर हुआ। अब कहा जाता है कि कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश। अब देखिए कुशीनगर में उनका जन्म बताया जाता है और कुशीनगर में ही महात्मा गौतम बुद्ध का भी जन्म हुआ था। ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए कि कुशीनगर वह स्थान है जहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध का भी जन्म हुआ था। उसी कुशीनगर में अज्ञेय का भी जन्म हुआ है और शायद इसी को ध्यान में रख कर के हीरानंद शास्त्री जी ने सत्यचित्त आनंद यानी सच्चिदानंद, अब देखिए सत्यचित्त आनंद यानी उससे महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, तो शायद उनके पिता ने सोचा होगा कि भाई इसका सच्चिदानंद नाम होना है, यानी सत्यचित्त आनंद। तो ये हो गया देखिए उनका जन्म कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में। और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु है परिवार। अब देखिए इस अज्ञेय का जो परिवार है उसके बारे में ज़्यादा पढ़ने को तो नहीं मिलता है कि भाई उनकी परिवार में कितने लोग थे, कितने देखिए उनके पत्नी अब शादी हुई या नहीं हुई। अब इस तरह इस बात के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देते हैं। लेकिन अब सच्चिदानंद के साथ उनके पिता का भी नाम जुड़ा हुआ है हीरानंद।
अर्थात सच्चिदानंद हीरानंद। हीरानंद उनके पिता का नाम है। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई उनकी पत्नी का नाम कपिला भी, कपिला वात्स्यायन कहा जाता है। और इससे ज़्यादा अधिक जानकारी उनके परिवार के बारे में प्राप्त नहीं होती है। तो ये हो गया उनका परिवार। तो परिवार में अब ज़्यादातर नाम कुछ होता नहीं है, यानी कहीं पढ़ने को नहीं मिलता है। खैर जो भी हो, अज्ञेय को अपने पुरातत्ववेता पिताजी के साथ पूरे भारत में घूमने का अवसर प्राप्त हुआ था। अतः उन्होंने श्रीनगर, नालंदा, पटना, लखनऊ, बड़ौदा, ऊटकमंड तथा मद्रास आदि स्थानों में आरंभिक जीवन काल व्यतीत किया। तो ये इस तरह कहा जाता है कि वो आरंभिक काल उनके पिता के साथ, क्योंकि उनके पिता पुरातत्ववेता थे, तो इस कारण देखिए उनको जगह जगह देखिए उनका देखिए ट्रांसफ़र होता रहता था। और उसी सिलसिले में देखिए अज्ञेय को भी अपने पिता के साथ घूमना फिरना होता था, उनके साथ ही चलना होता था। तो कहा जाता है कि बचपन से ही देखिए उनको बहुत जगहों पर घूमना पड़ा अपने पिता की नौकरी के कारण। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चौथा बिंदु है शिक्षा दीक्षा। अब देखिए शिक्षा दीक्षा के अंतर्गत अब उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, इसके बारे में भी जानकारी हमें मिलती है। कहा जाता है कि उनकी शिक्षा का आरंभ घर पर ही संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी के अध्ययन से हुआ। उन्होंने लाहौर से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके पश्चात अंग्रेजी विषय लेकर एमए में प्रविष्ट हुए। इसी वर्ष वे क्रांतिकारी दल में शामिल हुए। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी के सदस्य बने। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने 4 वर्ष कारावास भोगा और 2 वर्ष घर में नज़रबंद रहे। अब देखिए ये जो उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो तो अब घर पर ही हुई, और घर पर ही रहकर देखिए उन्होंने संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं का उन्होंने अध्ययन किया। फिर बाद में देखिए वो लाहौर, अब इस समय देखिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान में, तो वहाँ तब तो देखिए अखंड भारत था, तो वहाँ पर जाकर के उन्होंने बीएससी की परीक्षा पास की। और ये बीएससी यानी साइंस के विद्यार्थी रहने के कारण कहा जाता है कि ये बम बनाने का भी काम करते थे। और देखिए ये क्रांतिकारियों के लिए बम या बम बनाने का काम करते थे। और इसी सिलसिले में देखिए कई बार उनको देखिए छिपकर रहना पड़ता था, कई बार देखिए वो नज़रबंद कर दिया जाता था। और कहा जाता है कि सुखदेव, भगत सिंह आदि के साथ भी उनको उनके साथ रहने का उनको मौका मिला। और ये भी कहा जाता है कि जब भगत सिंह जेल में बंद थे तो उस समय देखिए उसको जेल से भगाने की योजना बनी। और उस योजना के सूत्रधार अज्ञेय जी थे। और अज्ञेय जी देखिए उनको ट्रक में बिठा करके उनको वहाँ से भगाना था। लेकिन कहा जाता है कि बाद में भगत सिंह ने इस बात को मना कर दिया, भागने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई अगर मेरी मृत्यु भी होती है तो चलेगा, लेकिन ये जो क्रांति की जो लौ है वो कभी फीकी नहीं पड़नी चाहिए, कभी बंद नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह देखिए ये जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, ये क्रांतिकारी रहे हैं और क्रांतिकारी कार्यों में भाग लेते रहे हैं। और ऐसे में देखिए कई बार उनको जेल जाना पड़ा, कई बार देखिए उसको नज़रबंद होना पड़ा। इस तरह देखिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए। अब शिक्षा दीक्षा के साथ साथ अज्ञेय के विविध क्षेत्रों में रहकर जीवन का बहुविध अनुभव प्राप्त किया। तो इसके साथ ही देखिए उन्होंने जीवन में अलग अलग तरह के देखिए उन्होंने बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए। और इस तरह देखिए उनका जो जीवन है विविध मुखी जीवन रहा है। अब ये हो गया देखिए उनका बिंदु नंबर 4। अब हम आगे बढ़ते हैं। 5वां बिंदु है रचनाएं। अब देखिए यहाँ पर उनकी रचनाएं क्या क्या है। अब वैसे तो देखिए ये बहुत बड़े कवि है, बहुत बड़े लेखक है। अब इनकी देखिए लंबी चौड़ी लिस्ट है इनकी रचनाओं की। फिर भी यहाँ पर देखिए हम कुछ रचनाओं के बारे में बात करेंगे। कुछ रचनाओं को मैं सुनाऊंगा, उसको याद रखिए। तो रचना के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे काव्य पर, कि इनकी काव्य रचनाएं कौन सी थी या काव्य संग्रह कौन से थे। तो सबसे पहले नाम आता है भग्नदूत। अब ये देखिए 1933 में इनकी पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी। अब उसके बाद चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे,
अरिवो करुणा प्रभावन प्रभामय आंगन के पार द्वार, सुनहले शैवाल, कितनी नावों में कितनी बार। ध्यान दीजिए, कितनी नावों में कितनी बार। ये देखिए 1957 में ये प्रकाशित हुई थी और इसी रचना के कारण, देखिए मैं ये क्योंकि बहुत ज़रूरी बात है, और इसी रचना के कारण अज्ञेय को देखिए सर्वोच्च पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्यकारों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो ये कितनी नाव में कितनी बार कविता के लिए उनको मिला था। अब उसके बाद उन्होंने सागर मुद्रा, दुर्वा आदि कविताएं भी लिखी। ये सारी देखिए उनकी कविताएं हैं जो प्रमुख कविताओं के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। अब उन्होंने कविताओं के साथ साथ उन्होंने देखिए गद्य पर भी अपना हाथ आजमाया, अर्थात उन्होंने उपन्यास भी लिखे। अब यहाँ पर मैं उपन्यासों के नाम लेता हूँ। शेखर एक जीवनी प्रथम भाग, द्वितीय भाग। अब देखिए शेखर एक जीवनी एक ऐसी उपन्यास है जिन्होंने देखिए साहित्य का यानी साहित्य में जो उपन्यास लिखा जा रहा था उस उपन्यास लिखने के यानी तरीकों को ही बदल दिया। खास करके देखिए जब भी हम हिंदी साहित्य में उपन्यास साहित्य का जब जिक्र आता है तो सबसे पहले देखिए नाम आता है प्रेमचंद का, जिन्होंने देखिए साहित्य को सामान्य लोगों से जोड़ दिया था। और उसके बाद देखिए आता है शेखर एक जीवनी के उपन्यास का और उसके लेखक अज्ञेय का, जिन्होंने मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का उन्होंने पदार्पण किया। मनोवैज्ञानिक उपन्यास एक तरह का मनोवैज्ञानिक उपन्यास है शेखर एक जीवनी, और उन्होंने देखिए एक नया मोड़ दिया, है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अज्ञेय जी की। और इसके लेकर देखिए बहुत सारे विद्वान और कई पीएचडियाँ और कई एमफिल भी हुए हैं शेखर एक जीवनी एक किताब को लेकर ही, एक एक अंश को लेकर के देखिए पीएचडी और एमफिल हुए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है, एक नया मोड़ माना जाता है साहित्य के क्षेत्र में। तो दूसरा है नदी के द्वीप, और तीसरा उपन्यास है अपने अपने अजनबी। तो यहाँ पर देखिए अज्ञेय जी ने केवल 3 उपन्यास लिखे, शेखर एक जीवनी 2 भाग में, और नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। ये तीनों ही देखिए बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है अज्ञेय जी के। आगे बढ़ते हैं। उपन्यासों के साथ साथ उन्होंने देखिए कहानियाँ भी लिखी है। तो यहाँ पर देखिए उनके कहानी संग्रहों के नाम हैं, मैं उनके कहानी संग्रह के नाम को पढ़ता हूँ। वीपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जय दोल, ये तेरे प्रतिरूप। और इस तरह देखिए लगभग 6 कहानी संग्रहों का संग्रह के बारे में चर्चा होती है। और आगे बढ़ते हैं। अब कविता उपन्यास कहानी के बाद यात्रा व्रत। अब देखिए अरे यायावर रहेगा याद। अब देखिए इसको यायावर भी कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है कि अज्ञेय जी बहुत ही घुमक्कड़ प्रवृत्ति के आदमी थे, हमेशा घूमते रहते थे। और वैसे भी देखिए बचपन से ही शायद उसको आदत लग गई होगी, क्योंकि जब वो छोटे थे तब उनके पिताजी नौकरी के कारण उनको देखिए अलग अलग प्रांतों में जाना पड़ता था, तो शायद बचपन में उनके मन में ऐसा हो गया होगा। और बाद में भी देखिए अज्ञेय जी हमेशा घूमते रहते थे, नया सीखने का प्रयत्न करते थे। तो उनका जो यात्रा व्रत, जहाँ पर भी यात्रा करते थे उस यात्रा के बारे में लिखना नहीं भूलते थे। तो अरे यावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, ये उनके यात्रा व्रत है। और उन्होंने अपने जीवन में जितनी भी यात्राएं की उन यात्राओं के बारे में उन्होंने अवश्य लिखा। हर यात्रा यानी जो भी यात्रा की तो जो भी यात्रा में उनको अनुभव हुए उन सारे अनुभवों को उन्होंने इन 2 पुस्तकों रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अब उसके आगे बढ़ते हैं निबंध। अब देखिए इन्होंने निबंध भी लिखा है, और इन्होंने जो निबंध लिखा है उनके नाम है त्रिशंकु, आत्मनेपद, आत्मबल और भवंती। ये देखिए उनके निबंध संग्रह है। तो अज्ञेय जी के 4 निबंध संग्रह हमें प्राप्त होते हैं, और ये 4 है त्रिशंकु, आत्मनेपद, आत्मबल, भवंती। और उसके बाद उन्होंने संपादन में भी अपना हाथ आजमाया। और यहाँ पर देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य निबंध संग्रह। अब देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य निबंध संग्रह, इसमें देखिए अलग अलग लेखकों के निबंधकारों के निबंध है। उन सबको देखिए इन्होंने उन निबंधों का संग्रह करके एक देखिए उन्होंने किताब निकाली जिसका नाम लिखा आधुनिक हिंदी साहित्य। और उसके बाद तार सप्तक। अब देखिए तार सप्तक के लिए भी
आगे जी को याद किया जाता है। तार सप्तक ये पहली बार देखिए 7 कवियों की रचनाओं को, 7 कवियों के परिचय को प्रस्तुत करते हुए उन्हें 7 कवियों की कविताओं का संकलन तो इस तार सप्तक में दिया है। तो तार सप्तक के देखिए 3 खंड निकले, तार सप्तक 1, तार सप्तक 2 और तार सप्तक 3। और इस तरह देखिए 7-7 कवियों को इनमें यानी तार सप्तक रचना में उन्होंने समेटा। और इसके लिए भी देखिए खास उनको ख्याति मिली, खास करके देखिए हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य यानी हिंदी परिवार में। और उसके बाद नए एकांकी, रूपांबरा, कविता संग्रह, देखिए उनके बाद उस नए एकांकी और रूपांबरा आदि कविताओं का संग्रह भी उन्होंने किया। और ये सब 1960 की बात है। और यही नहीं, संपादन के साथ साथ देखिए उन्होंने आलोचना पर भी काम किया। अब देखिए हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, एक उनका आलोचना ग्रंथ है। हिंदी साहित्य पर उन्होंने देखिए आधुनिक रूप से परिदृश्य उन्होंने डाला है, हिंदी साहित्य को समझाने का प्रयत्न कराया है। और उसके साथ साथ देखिए आलोचना के साथ साथ नाट्य कृति यानी उन्होंने नाटक भी लिखा है। और उस नाटक का नाम है उत्तर प्रियदर्शी। तो इस तरह देखिए विशाल साहित्य अग्नेय जी ने रचा है। और इसीलिए देखिए अग्नेय जी हमेशा देखिए हिंदी साहित्य में वह देखिए उनका स्थान और उनको आदर से नाम उनका लिया जाएगा। और इस तरह देखिए संपादन के क्षेत्र में सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान आदि पत्र पत्रिकाओं में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान रहा। सन 1940 से 1942 तक दिल्ली में आकाशवाणी में कार्य करने के पश्चात उन्होंने 1943 से 1946 तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं प्रदान की है। अब देखिए बहुत कम कवि होते हैं जो भारतीय सेना में काम किया हो, लेकिन इन्होंने देखिए भारतीय सेना के लिए भी अपनी सेवाएं दी है। सन 1955 से सन 1960 तक उन्होंने यूरोप, जापान, फिलीपीन, फ्रांस, अमेरिका आदि विदेशों में यात्रा की। इस प्रकार जीवन और जगत के विविध रूपों को निकट से देखने का उन्हें प्राप्त हुआ। इस वैविध्यपूर्ण गहन अनुभूति ने ही उन्हें सशक्त साहित्यकार बनाया। अर्थात वह देश ही नहीं विदेशों में भी घूमे और इन सब का देखिए निचोड़, इन सब का जो अनुभव उनको प्राप्त हुआ, उसी के कारण देखिए वह एक सशक्त साहित्यकार बने। अब ये हो गया देखिए उनका परिचय। अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं। अब रचना हो गया। अब रचनाओं के बाद अब अंतिम बिंदु है, बिंदु नंबर 6, निधन। अब इस महाकवि का निधन 4 अप्रैल 1987 यानी 1987 में इनकी मृत्यु हुई। अर्थात एक बहुत बड़े साहित्यकार की मृत्यु हुई। और उनका जो साहित्य है वो तो अजर अमर है, वो कभी पीछे रहने वाला नहीं है। और जब तक देखिए ये चांद सूरज है तब तक देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का नाम रहेगा। और अज्ञेय के बारे में अलग अलग बातें बोली जाती है। अब उनको देखिए जैसे मैंने कहा था कि प्रयोगवादी और नई कविता के सूत्रधार, अर्थात अज्ञेय प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। संवेदनशीलता के साथ चिंतन प्रधान विचारात्मकता इनकी कविता में देखी जा सकती है। उनका स्वर अहम से लेकर समाज तक, प्रेम से लेकर दर्शन तक, यंत्र सभ्यता से लेकर लोक परिवेश तक तथा प्रकृति सौंदर्य से लेकर मानव सौंदर्य तक फैला हुआ है। उनकी छोटी छोटी कविताएं सौंदर्य और प्रभाव की दृष्टि से विशिष्ट और सक्षम है। भाव पक्ष की भांति अज्ञेय के काव्य का कला पक्ष भी विशिष्ट है। उनके प्रतीक, विधान, बिंब विधान तथा भाषा में प्रयोगशीलता एवं बौद्धिकता के तत्व परिलक्षित होते हैं। कवि की धारणा है कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। अर्थात सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का लिखने का ढंग अलग था। उन्होंने देखिए एक नई रीति उन्होंने स्थापित की। उनके काव्य में बोलचाल की भाषा से लेकर अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग दर्शित होता है। उन्होंने अपने काव्य में मुक्त छंद को अपनाया है, मुक्त छंद। अतः काव्य शिल्प के क्षेत्र में नवीन प्रयोग न केवल नवीनता के सूचक है
अपितु उसकी आवश्यकता भी रही है। समग्रतः आगे की रचनाएं उनके संवेदनशील कवि व्यक्तित्व के साथ ही उनके वैचारिक मानस की भी समायिका है। तो ये हो गया देखिए उनका परिचय और 6 बिंदुओं के द्वारा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर देखिए। और यहाँ पर देखिए अनुभव परिपक्व, ये देखिए इनकी कविता का नाम है। अब ये एक छोटी सी कविता है जो पाठ्यक्रम में रखी गई है, और अब हम इस कविता के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए अगला स्लाइड देखिए, ये आ गया अगला स्लाइड। तो यहाँ पर देखिए कुछ पंक्तियाँ हैं। अब इन पंक्तियों को पढ़ने से ऐसा लगेगा कि जैसे कोई मैं गद्य पढ़ रहा हूँ, और आपको भी लगेगा कि ये आप कोई गद्य पढ़ रहे हैं। अगर हम इस कविता के ऊपर से अपना आंखें हटा देते हैं तो लगेगी भी नहीं कि भाई ये कोई कविता है। तो मैं देखिए इस कविता को पढ़ता हूँ, अब उसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए एक लड़का अपनी माँ से बात कर रहा है। अब वो कह रहा है, माँ हम नहीं मानते, अगली दिवाली पर मेले से हम वह गाने वाला टीन का लट्टू लेंगे ही लेंगे। नहीं, हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं सुनेंगे। अब यहाँ पर देखिए कविता जैसी कोई बात ही नहीं लगती। ऐसा लगता है कि एक लड़का है जो अपनी माँ से जिद कर रहा है, ठीक है। लेकिन लिखने का जो ढंग है अब वो देखिए बहुत निराला है। अब देखिए माँ हम नहीं मानते, ये हो गई पहली पंक्ति। अगली दिवाली पर मेले से दूसरी पंक्ति। हम वह गाने वाला टीनू का लट्टू चौथी पंक्ति। लेंगे ही लेंगे चौथी। नहीं हम नहीं सुनेंगे पांचवी। हम कुछ नहीं सुनेंगे छठवीं, यानी छठी पंक्ति। अर्थात ये पंक्तियां नीचे यानी तो पंक्तियों के यानी छोटी छोटी पंक्तियों के रूप में देखिए इसको लिखा है, यानी कविता का रूप दिया गया है। लेकिन पढ़ने से ऐसा लगता है कि जैसे हम गद्य पढ़ रहे हैं। अर्थात इस रचना में अज्ञे ने एक बच्चे की बदलती आयु दशा में उसके अनुभवों में होने वाले परिवर्तनों का सूक्ष्म विवरण दिया है। अब यहाँ पर भी देखिए, अब ये छोटा बच्चा है। अब छोटेपन में देखिए बच्चे लोग बहुत जिद्दी होते हैं, और उसी जिद के बारे में वो कह रहे हैं, वो लड़का अपनी माँ से कह रहे हैं कि माँ हम नहीं मानते, अगली दिवाली पर मेले से हम वह गाने वाला टीन का लट्टू लेंगे ही लेंगे। अब देखिए यहाँ पर लड़का अपनी माँ से कह रहा है कि अगली दिवाली, अब शायद इस दिवाली उसको ये लट्टू नहीं मिला था, लेकिन अगली दिवाली के लिए वह अभी बोल देता अपनी माँ से कि भाई मैं तो अगली दिवाली सुनने वाला नहीं हूँ, और मैं तो टीन का लट्टू लेके ही रहूँगा। नहीं, हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं सुनेंगे। अब देखिए जब छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत जिद्दी होते हैं। उनको लगता है कि उनको जो चीज़ प्यारी लगती है और वो किसी हाल में प्राप्त करना चाहते हैं, और इसीलिए देखिए अपने माता पिता पर दबाव डालते हैं, रोते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं छोटे बच्चे। और जब तक उनको वो चीज़ नहीं मिल जाती तब तक देखिए वो रोना भी बंद नहीं करते हैं। तो ये जिद की भावना होती है। तो ये जो पहली कविता है उसमें देखिए प्रारंभिक अवस्था है। अब देखिए जो जीवन का अनुभव ही एक तरह का है कि बचपन में देखिए हम कैसे होते हैं और किस तरह देखिए हम अनुभव से ही परिपक्व बनते हैं। अर्थात कविता का नाम भी अनुभव और परिपक्व है। तो हम आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड में देखिए, और इसमें यहाँ पर देखिए इन पंक्तियों के द्वारा आगे जी हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि किस तरह देखिए अनुभव से आदमी परिपक्व बनता है। कल गुड़ियों का मेला है माँ, मुझे 1-2 पैसे वाली कागज की फिरकी तो ले देना। अच्छा मैं लट्टू नहीं मांगता, तुम बस 2 पैसे दे देना। अब देखिए, अब आज लड़का जब छोटे से थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी समझ भी बड़ी हो जाती है। अब ये यहाँ पर देखिए उनका स्वभाव ऐसा होता है कि वह एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ मांगने की, वो यानी एक्सचेंज करने की भावना निर्माण होती है। यानी उनके विचारों में थोड़ी सी परिपक्वता आ जाती है। वो एक ही चीज़ के लिए वे लोग देखिए जिद करना छोड़ देते हैं, और उसी चीज़ के लिए दूसरी चीज़ मांगने की भी उनमें प्रवृत्ति आती है। अर्थात थोड़ी सी देखिए लचकता उनमें आ जाती है, और उसी तरह देखिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। और ये देखिए थोड़ा सा बढ़ते उम्र का यहाँ पर एहसास है। और इसी तरह देखिए किस तरह देखिए छोटे बच्चे जिद करते हैं, फिर जैसे जैसे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो फिर उनके मन में देखिए
एक चीज़ के प्रति दूसरी चीज़ लेने की, यानी थोड़ा सा देखिए वो अनुभव उनका बढ़ जाता है। और अनुभव बढ़ने के कारण वह देखिए एक ही बात पर जिद न करते हुए, अगर ये नहीं तो वो सही, ये वाली देखिए उनकी भावनाएं या उनकी जो उनकी जो मनोदशा है, मनोदशा में देखिए थोड़ा सा अंतर आ जाता है। अर्थात बचपन के मनोदशा अलग होती है, थोड़ा बड़े होने के बाद उसकी मनोदशा अलग बन जाती है। तो यहाँ पर ही देखिए देखिए कि वो पहली जो पंक्तियाँ हैं उनमें देखिए वो जिद करते हैं कि नहीं नहीं मुझे वही चीज़ चाहिए, जो चीज़ मैं मांग रहा हूँ वही मुझे चीज़ चाहिए। लेकिन आगे जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो बोलता है ठीक है, अगर वो चीज़ आप मुझे नहीं दे सकती है तो मैं कोई और चीज़ ले लूँगा। तो वो बोलता है कि अगर आप लट्टू नहीं दिला सकती है तो कम से कम मुझे 2 पैसे दे देना। अर्थात वो ज़माने में 2 पैसा माने आजकल के 200 रुपये से कम नहीं है। तो वो बोलते हैं भाई तुम दो दो पैसे दे देना। अर्थात उनका जो अनुभव है थोड़ा सा परिपक्व हो जाता है। और वह देखिए लट्टू की जगह कोई और चीज़ भी खरीदने की इच्छा रखता है। अर्थात वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए अंतिम पंक्तियां हैं आगे जी की, क्योंकि कविता बड़ी छोटी सी कविता है। और ये अंतिम पंक्तियों में आप देखिए किस तरह देखिए उनका अनुभव से वह किस तरह देखिए परिपक्व होते जा रहा है। अब हर पंक्तियों में देखिए उसमें देखिए थोड़ा सा लड़के में भी परिवर्तन आता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसकी मनोदशा, उनके विचारों में भी बदलाव आता है। अब यहाँ पर देखिए वो लड़का अपनी माँ से कह रहा है, अच्छा माँ मुझे खाली मिट्टी दे दो, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मेले जाने का हठ नहीं ठानूंगा, जो कहोगी मानूंगा। अब देखिए किस तरह देखिए यहाँ पर इस कविता में अनुभव के द्वारा किस तरह परिपक्वता आ जाती है। अब देखिए पहली पंक्तियों, पहली 6 पंक्तियों में लड़का बोलता है कि नहीं नहीं मुझे वही चीज़ चाहिए, मुझे लट्टू ही चाहिए, मुझे वही लेना है, यानी ये जिद्दी स्वभाव होता है। और जैसे ही थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर देखिए उसमें उसके मन में अब एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ मांगने की ये हो जाती है। अर्थात तो थोड़ा सा समझदार बन जाता है। और जब वो युवा बन जाता है, जब बड़ा हो जाता है, तब वो अपने माता पिता की मजबूरियों को समझ लेता है। और फिर वो देखिए अपने माता पिता को तंग करना नहीं चाहता है, माता पिता को सताना नहीं चाहता है। जो माता पिता उनकी किसी चीज़ को पूरा नहीं कर पाते हैं तो वह वो चीज़ मांगता ही नहीं है। अर्थात अनुभव के द्वारा उनको वह देखिए परिपक्व बन जाता है। और यहाँ पर देखिए वो लड़का कहता है, अच्छा माँ मुझे खाली मिट्टी दे दो। अब वो बोलता है कि मुझे खाली मिट्टी दे दो, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। अर्थात यहाँ तक आते आते देखिए वह परिपक्व बन जाता है। अर्थात इंसान अनुभव से ही परिपक्व बनता है। मेले जाने का हट नहीं ठानूंगा। अब वो देखिए अपनी माँ से कहता है, क्योंकि जब वो छोटा था तब तो अपनी माँ को देखिए मेले जाने का हट करता था, मेले से टीन के लट्टू लेने की बात करता था। अब देखिए उनके माता पिता की खरीदने की शक्ति हो या न हो, लेकिन वो तो देखिए जिद करता था। फिर देखिए वो लट्टू से देखिए थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर बोलते हैं नहीं नहीं ठीक है, मुझे 2 पैसे दे दोगे तो भी काम चलेगा, और मैं देखिए आप कोई और चीज़ ले लूँगा लट्टू की जगह। और फिर देखिए जैसे ही वह समझदार बन जाता है, सारी वास्तविक परिस्थितियों को जान लेता है, तब वही लड़का बोलता है कि मैं मेले जाने का हट नहीं ठानूंगा, जो कहोगी मानूंगा। अर्थात अनुभव से ही वह परिपक्व बन जाता है। और लड़का जब परिपक्व बन जाता है तब वो अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र बन जाता है। और वो बोलता है कि तुम जो आज्ञा करोगे वही मैं मानूंगा। और ये देखिए कहा जाता है कि चाणक्य ने भी कहा है कि सबसे बड़ा सुख है आज्ञाकारी पुत्र। तो ये आज्ञाकारी पुत्र बन जाता है। और इस छोटी सी कविता के माध्यम से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हमें देखिए बढ़ती उम्र में हमारे विचारों के जो बदलाव है उन बदलावों को बहुत ही सूक्ष्म ढंग से हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया है। जिस तरह देखिए बच्चे से लेकर बड़े होने तक इस कविता में आ गया है। और बड़ा होने के बाद कहा जाता है कि लड़के समझदार बन जाते हैं, वे अपनी माता पिता के बातों को यानी उनकी मनोदशा को समझते हैं, उनकी मजबूरियों को समझते हैं, और माता पिता जैसा कहते हैं वैसा ही करने लग जाते हैं, यानी आज्ञाकारी बन जाते हैं। अर्थात शुरुआत में जिद्दी थे,
और अंत में देखिए वह आज्ञाकारी पुत्र बन जाता है, यानी अनुभव से ही वह परिपक्व बनता है। इसीलिए इसीलिए देखिए इस रचना में अज्ञे ने एक बच्चे की बदलती आयु दशा में उसके अनुभवों में होने वाले परिवर्तन का सूक्ष्म निरीक्षण विवरण दिया है। उनके अनुसार जीवन के अनुभव ही मनुष्य को परिपक्व बनाते हैं। और इस तरह देखिए यहाँ पर ऐसे कविता समाप्त होती है और मैं इस वीडियो लेसन को यही समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।